आप अभी यदि बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो है फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं और जो आपके सीटेट के मार्क्स हैं उसको लेकर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि कितने आपके सीटेट में मार्क्स चाहिए कि आप लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, चाहे आप बिहार के किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप मेल हों या फिर फीमेल हों या फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों। देखिए जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, फिर से आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि आपका कितने मार्क्स जो है उस सीटेट में चाहिए। आप लोग का मार्क्स 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम है तो क्या आप लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड के लिए जो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जो अदर स्टेट के जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, आप लोग का भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि कितने आपके सीटेट में मार्क्स जो है आपके चाहिए। और जो अभी आप लोग का बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई टू आपका हो चुका है तो इसमें आपका क्या स्टेटस है, तो इसको लेकर भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पर पूरा कोशिश किया जाएगा कि जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन या फिर डाउट हो, हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है किया जा सके। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई थर्ड का जो आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, पेज संख्या आप 1 पर ही आइएगा तो यहाँ पर सबसे नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके सीटेट में मार्क्स हैं उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। तो देखिए ये जो आप लोग का सीटेट में जो आपका छूट का प्रावधान है, बी टेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का हुआ था, तो उसी समय से ये आपका छूट जो है आपका लागू है, जो कि वर्तमान अभी के लिए जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है उसमें भी वहीं आपका छूट जो आपके सीटेट के मार्क्स को लेकर है तो उसमें भी आपका रहेगा। ये आपका छूट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए था, लेकिन यही आपका छूट जो आपका सीटेट है उसके लिए भी आपका जो है लागू रहेगा। दोनों पेपर, चाहे आपका सीटेट पेपर 1 हो या फिर आपका सीटेट पेपर 2 हो, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आप मार्क्स को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 60% और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर 55% एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा निःशक्त कोटि के जो उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर सीटेट में 50% आपके अंक हैं, तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माने जाएंगे, यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल जो है एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर नंबर जो है वो देख लीजिएगा, यदि आप यहाँ पर बिहार के रहने वाले हैं और आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीटेट में 90 नंबर जो है वो चाहिए। और फिर यहाँ पर आप यदि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के हैं और आप यहाँ पर मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका जो सीटेट में मार्क्स है वो आपका यहाँ पर 82 नंबर जो है आपके चाहिए, तभी आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। वहीं आप बिहार के रहने वाले हैं और आप एससी एसटी या फिर दिव्यांगता श्रेणी से हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका सीटेट में 75 नंबर है तो आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो आपके सीटेट के मार्क्स हैं वो आपके सीबीएसई की तरफ से डिसाइड किए जाते हैं, यानी सेंट्रल लेवल पर आपका डिसाइड किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ पर आप फीमेल कैंडिडेट को देखेंगे, जो जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपका यहाँ पर 82 नंबर पे आपको पास जो है माना जाता है, जो कि आपका सीबीएसई पास नहीं मानता है। और वहीं एससी एसटी या फिर दिव्यांगता श्रेणी से देखेंगे तो इनको 82 नंबर पे जो है सीबीएसई की तरफ से पास माना जाता है, 75 नंबर पर नहीं। तो आप लोग बोलते हैं कि इनका सर्टिफिकेट सीबीएसई की तरफ से जारी नहीं किया जाता है, तो फिर ये कैसे जो है एलिजिबल हो जाते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। तो देखिए ये सभी चीज़ आप यहाँ पर मत सोचिए, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार सरकार की तरफ से आप लोग को एलिजिबल किया जाता है, तो जो आपका मार्कशीट हो या फिर जो आपका इंटरनेट वाला सर्टिफिकेट है उसी के बेस पर आप लोग को यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है। जो आपके मार्क्स हैं, जो आपका नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है वो देखा जाता है, आपका क्वालिफाइड लिखा है या फिर क्वालिफाइड नहीं लिखा है उसको लेकर आप लोग यहाँ पर जो है वो निश्चिंत रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। ये आपके जो बिहार के जो आप रहने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर आपका मार्क्स जो है आपका हो गया कि इतने आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर, खासतौर पे यहाँ पर जो आपका कन्फ्यूजन है फीमेल को लेकर कि आपका फीमेल है तो आपका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर या फिर आप लोग को यहाँ पर 90 नंबर जो है वो चाहिए। देखिए ये जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई टू के लिए जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई है, जो आपका नोटिफिकेशन था, तो इसमें जो आपका नोटिफिकेशन में सीटेट के मार्क्स को लेकर था तो वहीं आपका सेम बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी जो है आपका दिया गया है। यानी ये जो आपका कन्फ्यूजन है बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा कि आपके कितने मार्क्स जो है वो चाहिए, 82 या फिर जो है आपके 90। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो वहीं आपका लिखा गया कि जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर 55%, यानी आपका सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है उस शिक्षक भर्ती के लिए, यानी आप अदर स्टेट के फीमेल हैं तो आपका सीटेट में मार्क्स आपका 82 नंबर से अधिक है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर वो साफ तौर पर एक ही शब्द में बोल देते हैं कि नहीं आप अदर स्टेट के आ रहे हैं तो आप अदर स्टेट के मेल हो या फिर फीमेल हो, आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो है वो काउंट होंगे। तो देखिए आप सभी लोग को पता है कि जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, बिल्कुल यस, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके पेपर हों या फिर जो आपके मार्क्स हों या फिर जो आपकी कट ऑफ हों या फिर जो आपका सीट है, जो बिहार की सामान्य कोटि की जो महिला कैंडिडेट हैं उनके साथ ही अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी जो है वो रखा जाता है। तो जब यहाँ पर आपका सीट हो या फिर जो आपका क्वालिफिकेशन हो या फिर जो आपकी कट ऑफ मार्क्स हो या फिर जो पेपर है, तो ये सभी चीज़ बिहार की सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार है उनके साथ रखा जाता है। तो क्या सिर्फ आपका केवल सीटेट का जो आपका मार्क्स है क्या सिर्फ उसके लिए ये आपका बदला होगा? तो बिल्कुल ऐसा आपका नहीं होगा। जो आपके अन्य योग्यता या फिर जो क्वालिफिकेशन है
वो बिहार की सामान्य कैटेगरी की जो महिला हैं उनके साथ अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी रखा जा रहा है। तो सीटेट के मार्क्स में आपका इस तरीके का भेदभाव जो है आपका नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो आपका यदि आप लोग का सीटेट में 82 मार्क्स है तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बेस पर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट मत करिएगा यदि आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स है वो आप लोग का यहाँ पर मार्क्स 90 नंबर से कम है तब। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, नीचे आपको स्पष्ट रूप से जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी को लेकर बात करें कि जैसे आप अदर स्टेट के हैं और आप यहाँ पर दिव्यांगता कैटेगरी से हैं तो आपका कितना नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 75 नंबर बोला गया है। तो क्या आपका 75 नंबर होना चाहिए या फिर आपका यहाँ पर 82 नंबर या फिर आपका यहाँ पर 90 नंबर जो है आपके होने चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि अदर स्टेट के दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो इनको तो किसी भी तरीके का रिजर्वेशन आपका नहीं मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। देखिए बिल्कुल यस, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, लेकिन आप बीपीएससी टीआरई थर्ड का फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे तो उसमें जैसे आप अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो अदर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद भी जो आपका दिव्यांगता वाला श्रेणी है वो आपका कॉलम जो है आपका ओपन रहता है। यानी जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, आप अदर स्टेट के हैं तो आपका जो दिव्यांगता का डिटेल है वो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि आपका क्या 75 नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपका दिव्यांगता श्रेणी का देखेंगे मेल हो या फिर फीमेल, आपका यदि सीटेट में 75 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन आप भी यहाँ पर जो बिहार की शिक्षक भर्ती है बीपीएससी के माध्यम से जो आपका टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई टू का मामला था तो उसमें भी आप लोग का जो नंबर लिया गया था सीटेट में वो आपका 90 नंबर जो है आपका लिया गया था। यानी ये आपका 75 नंबर या फिर जो आपका कन्फ्यूजन होता है 82 नंबर को लेकर, क्योंकि फीमेल को लेकर सामान्य कोटि में आप जाएंगे भी तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन में 55% ही बोला गया यानी कि 82 नंबर। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आप अदर स्टेट से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, दिव्यांगता से हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका यहाँ पर 90 नंबर ही जो है आपका यहाँ पर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए ये कोई ऑफिशियल आपका शिक्षा विभाग की तरफ से कोई उस तरीके का नोटिफिकेशन या फिर कोई अलग से आपका क्लियर नहीं किया गया है, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के हैं, शायद आप लोग को पता भी चल गया होगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में मार्क्स आप लोग का 90 नंबर से कम था यानी 60% से अधिक, तो जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र है आप लोग का काउंसलिंग भी कराया गया। काउंसलिंग कराने के बाद जो भी आपका ओरिएंटेशन के लिए या तो आपको बीआरसी के माध्यम से किसी स्कूल में तय किया गया या फिर आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण चला। आवासीय प्रशिक्षण करने के बाद यहाँ पर क्या कि जब आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र देना हुआ तो ये आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका स्थगित कर दिया गया। और ये जो आपके स्थगित किए गए जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज की तरफ से, तो ये स्थगित करने के साथ ही ये जो आपका डाटा है जो आपका शिक्षा विभाग जो आपके निदेशक है माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास, तो उनके पास ये जो है आपका डाटा भेजा गया, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है आपका क्लियर लिख दिया गया है कि 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। देखिए इसके पहले कोई इस तरीके का नोटिस नहीं आता था। टीआरई फर्स्ट का भी आप देखेंगे तो टीआरई फर्स्ट में बस आपका लिखा रहता था कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी आप सामान्य कैटेगरी में जो है काउंट किए जाएंगे और आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स है वो आप लोग का यहाँ पर मार्क्स 60% से यानी 90 नंबर से आप लोग का यहाँ पर कम जो है आपका नहीं होना चाहिए। उसमें आपका महिला को लेकर कुछ भी नहीं लिखा जाता था, लेकिन इसमें आपका स्पष्ट रूप से जो है आपका क्लियर लिख दिया गया है कि जो आप अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपका जो सीटेट में मार्क्स चाहिए वो आप लोग का यहाँ पर 60% से ऊपर ही होना चाहिए या फिर 60% से यहाँ पर कम आपके नहीं जो है आपके होने चाहिए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं और आप लोग को लग रहा है कि नहीं हम यहाँ पर बाद में देख लेंगे, अभी हम अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करें और अपना एग्जाम वगैरह दें फिर उसके बाद हम बाद में देखेंगे, तो देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल यहाँ पर मत करिएगा। क्योंकि निश्चित तौर पर टीआरई फर्स्ट में देखेंगे तो टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन ले लिया गया था, मैक्सिमम जिले से आप देखेंगे तो ले लिया गया था। फिर काउंसलिंग भी कराया गया, तदर्थ नियुक्ति पत्र भी दिया, पदस्थापन पत्र भी दिया गया, कार्यभार भी जो है उनका ग्रहण कराया गया, लेकिन एक एक स्टेप में जो है आपका बाहर किया गया। बहुत सारे टीआरई फर्स्ट को लेकर बात करें तो बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट थी अदर स्टेट का उनका काउंसलिंग ही नहीं कराया गया। फिर जिनका काउंसलिंग कराया गया, काउंसलिंग कराने के बाद आप लोग का जो आवासीय प्रशिक्षण वगैरह चलता है 2 सप्ताह का, तो उसमें कुछ दिन आवासीय प्रशिक्षण चलने के बाद आप लोग को बाहर कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो आप लोग का पदस्थापन पत्र मिला, तो पदस्थापन पत्र मिलने से पहले यहाँ पर क्या है कि आप लोग को बाहर किया गया। फिर पदस्थापन पत्र कुछ लोगों को यहाँ पर दिया जा चुका था, तो फिर पदस्थापन पत्र लेने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद आप लोग को बाहर किया गया। फिर उसके बाद आप लोग विद्यालय में जब जाकर अपनी पढ़ाई मतलब जहाँ पर आप लोग का विद्यालय आवंटित किया गया था उस विद्यालय में आप लोग पढ़ा रहे थे, तो वहाँ से आप लोग को नोटिस जारी करके आप लोग को बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद आप टीआरई फर्स्ट में देखेंगे तो जब आप लोग 15-20 दिन जब आप पढ़ा ली, उसके बाद जब आप लोग का पहला सैलरी आने वाला था उसके एक दिन पहले भी बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट थे उनको बाहर जो है आपका कर दिया गया। तो ये आपका टीआरई फर्स्ट में इस तरीके से स्टेप वाइज जो है आपका बाहर किया गया था।
वहीं आप टीआरई 2 में देखेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं कि टीआरई 2 में मैक्सिमम जिले से जो अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थी उनका यदि मार्क्स सीटेट में 90 नंबर से कम था तो आप लोग का काउंसलिंग ही नहीं करा गया। बहुत सारे लोग का काउंसलिंग करा लिया गया, तो उसके बाद जो आप लोग का पदस्थापन जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह है वो आप लोग का स्थगित किया गया। फिर उसके बाद भी आप देखेंगे तो अभी आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, अभी आप लोग का विद्यालय में पदस्थापन पत्र वगैरह मिला है। तो अभी भी बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका पदस्थापन पत्र वगैरह जो है आपका रोका जा रहा है। बहुत सारे जिले से आप देखेंगे इस तरीके का आपका लेटर पब्लिक नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लेटर कैंडिडेट या फिर जो आपके विद्यालय के एचएम वगैरह होंगे या फिर बीआरसी वगैरह होता है वहीं पर आपका जो है वो जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि जो आपकी जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है या फिर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सीटेट में आपका 90 नंबर ही चाहिए। उनके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपका 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, जब वो लोग आपको जॉब देंगे ही नहीं तो फिर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करने से कोई यहाँ पर फायदा जो है वो नहीं है। तो आप यहाँ पर आपके लिए अंतिम रास्ता है जो कि हमने टीआरई फर्स्ट से ही बोला है कि जो आपका कोर्ट का रास्ता है उसे आप यहाँ पर अपना सकते हैं, या फिर आप लोग पहले ही आरटीआई वगैरह जो है वो लगा लेते हैं तो आरटीआई से आपका स्पष्ट रूप से जो है आपका क्लियर हो गया होता। तो अंतिम रास्ता आपके पास यहाँ पर कोर्ट का है। कोर्ट से कुछ उस तरीके का अपडेट या फिर कोई उस तरीके का ऑर्डर वगैरह लेने के बाद ही आप यदि बीपीएससी टीआरई थर्ड में आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो आप उससे पहले ये काम कर लीजिएगा, अन्यथा फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। देखिए बीपीएससी की तरफ से आप लोग का रिजल्ट जो है वो नहीं रोका जाएगा। आपका रिजल्ट बनेगा तो बीपीएससी आप लोगों का जो है रिजल्ट जारी कर देगा। उसके बाद जो आपका काम आगे का होता है वो आपका शिक्षा विभाग का काम होता है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का इस तरीके से स्टेप वाइज जो है आप लोग को यहाँ पर बाहर जो है किया जाएगा। कुछ लोग को काउंसलिंग ही नहीं कराया जाएगा, कुछ लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने से बाहर किया जाएगा, कुछ लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण होता है वो आपका कराने के बाद बाहर किया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का कुछ लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल भी जाएगा। तो विद्यालय में जब आप लोग कार्यभार लेने जाएंगे तो जो आपके एचएम वगैरह होते हैं उनको पता चलता है तो वो आपका डाटा बीआरसी पर भेजेंगे, तो वहाँ से आप लोग को बाहर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब आप लोग मान लीजिए कार्यभार भी ले लेंगे तो जो आप लोग का पहला सैलरी आपका जारी किया जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो आपके जिले के ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, तो उससे पहले भी आप लोगों का मतलब एक आध महीने आप लोग का स्कूल में पढ़ाने के बाद आप लोग को यहाँ पर बाहर जो है किया जाता है। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि पहले ही ये जो आपका रुख है उसे आप अपना लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है फॉर्म सबमिट करिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो है फॉर्म सबमिट मत करिएगा। बाकी आपकी इच्छा है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ये आपका डाटा टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर था, तो हम यहाँ पर आप लोग को बता दिए कि टीआरई फर्स्ट का और टीआरई 2 का किस तरीके से जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी उनको यहाँ पर स्टेप वाइज करके आपका बाहर किया गया अलग अलग जिले से। और उसी जिले में देखेंगे तो बहुत सारे आपका जो प्रखंड वाइज है, तो प्रखंड वाइज जिस तरीके से शिक्षिकाएं थी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट उनको यहाँ पर बाहर जो है किया गया। उसी तरीके से जो आपकी अदर स्टेट के जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी थे, आप लोग का मार्क्स आप यहाँ पर 75% मतलब 75 नंबर को लेकर आप लोग फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, तो आप लोग को भी बाहर किया गया था। बहुत सारे जगह आप लोग का काउंसलिंग ही नहीं कराया गया था, वहाँ पर आप लोग का सीटेट में जो मार्क्स है वो आप लोग का यहाँ पर 90 नंबर जो है मांगा जा रहा था। तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बिना कोर्ट का रास्ता अपनाए हुए देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम कन्फ्यूजन है जो दिव्यांगता श्रेणी से हैं उनका तो लगभग आप लोग का क्लियर ही है, लेकिन जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं अभी तक आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन। तो देखिए जो नए होते हैं यानी जैसे आप डायरेक्ट टीआरई थर्ड में जो है फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो, या फिर आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में आप लोग का चयन नहीं हुआ है, तो आप लोग को लगता है कि नहीं, जैसे कहीं पर किसी का कमेंट देखे कि उनका काउंसलिंग हो चुका, तो उनका काउंसलिंग हो चुका तो आपको लगा कि 82 नंबर पर उनका काउंसलिंग हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे आप बाद में कनेक्ट नहीं थे क्योंकि उनका काउंसलिंग होने के बाद कई चरण में जो आपके बाहर किए गए तो उसमें भी इन फीमेल कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया, लेकिन आप उनसे कनेक्ट नहीं थे, तो इसलिए आप लोग को लगा कि उनका काउंसलिंग हो चुका, तो उनको यहाँ पर जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। बाकी जिनका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो लोग अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जो बाहर हुई हैं या फिर जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, उनको ही सिर्फ इसके बारे में जो है वो समस्या का मतलब ये जो आपका समस्या है इसके बारे में वहीं अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों के साथ आपका दिक्कत जो है आपका हुआ था। तो इसलिए जो लोग यहाँ पर बिल्कुल नए हैं, आप लोग टीआरई थर्ड के लिए पहली बार फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं, तो जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग को लग रहा है कि नहीं हम फॉर्म सबमिट करें, उसके बाद जो होगा वो हम यहाँ पर देख लेंगे, तो देखिए उसके बाद आप कुछ भी जो है वो नहीं देख पाएंगे। उस टाइम तक आपका काफ़ी आगे जो है वो बात चला जा चुका होता है और आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो आपको हटा देते हैं, और फिर उसके बाद उस टाइम पे भी आप देखेंगे तो आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। बिना कोर्ट के अलावा जो आपकी शिक्षा विभाग हो कहीं पर भी आप फोन करिएगा, कॉन्टैक्ट करिएगा, आप कहीं पर भी कंप्लेन वगैरह फिर ज्ञापन वगैरह दीजिएगा, उसी तरीके से आपका रखा रह जाएगा, कुछ भी उधर से आपका रिप्लाई या फिर जवाब वगैरह जो है वो नहीं
नहीं आएगा। और आप यदि जिला शिक्षा पदाधिकारी से लिखित तौर पे कुछ मांगेंगे तो उनके तरफ से नहीं दिया जाएगा, बल मौखिक तौर पे आपका बोल दिया जाएगा कि आपका सीटेट में मार्क्स जो है आपके 90 नंबर चाहिए, 90 नंबर से कम है, इसलिए आप लोग को यहाँ पर बाहर जो है किया जाता है। तो इसलिए इन सभी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आप कोई कोर्ट से उस तरीके का रास्ता अपनाते हुए यदि आप टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, तभी आप कोर्ट से ही जो है अपना फॉर्म सबमिट करेगा, अन्यथा आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट मत करेगा। किसी भी तरीके का आप लोग को यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग का चयन भी हो जाता है तो स्टेप वाइज करके आप लोग को यहाँ पर बाहर जो भी आपका जिला होगा, जो भी जिला आवंटित किया जाएगा बीपीएससी की तरफ से, तो उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आप लोग को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो आई होप जो आप लोग का नंबर को लेकर था और टीआरई फर्स्ट को लेकर, टीआरई टू को लेकर आप लोग का अपडेट था। अभी भी बता दें कि बहुत सारे अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो टीआरई फर्स्ट में भी अभी तक जॉब कर रही हैं और टीआरई टू में भी अभी तक वो लोग पदस्थापन पत्र वगैरह मिल चुका है, कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लेकर आप फॉर्म सबमिट मत करिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे आप लोग का आगे चलकर जो है वो दिक्कत होगा। जो भी यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो है फॉर्म सबमिट जो है वो आप लोग यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि जैसे जो आप लोग का फॉर्म है, जैसे बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं अलग तरीके से अपना एक्स्ट्रा जो है वो दिमाग लगा लेते हैं। जैसे आप देखेंगे टीआरई फर्स्ट में जो आप लोग का दिक्कत हुआ था वो आपका मुजफ्फरपुर जिले में दिक्कत हुआ था, और टीआरई टू में देखेंगे तो आप गोपालगंज जिले में देख सकते हैं जिसमें आपका दिक्कत हुआ था। इसके अलावा जो आपका औरंगाबाद, बहुत सारे जिले, अरवल वगैरह था, वहाँ पर इस तरीके से दिक्कत हुआ था। यानी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम था, तो आप लोग को स्टेप वाइज, चरण वाइज तरीके से जो है आप लोग को यहाँ पर बाहर किया गया। तो आप लोग बोलते हैं कि ये जो आपके 6-7 जिले हैं, जो कि 6-7 जिले का आप न्यूज़ वगैरह फिर कार्यालय आदेश वगैरह जो है वो जानते हैं, तो उस जिले में हम यहाँ पर फॉर्म सबमिट न करें बल्कि दूसरे जिले में जो है फॉर्म सबमिट करें। दूसरे जिले का मतलब फॉर्म सबमिट करने का मतलब यह है कि जैसे आप लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें आपको 3 जिला जो है वो चयन करना होता है, और उस 3 जिला में से किसी एक जिला जो है आप लोग को बीपीएससी की तरफ से आवंटित किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो आप 3 जिला सेलेक्ट करेंगे उसी 3 जिला में से कोई एक जिला जो है आपको आवंटित किया जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका बहुत अच्छा खासा मार्क्स होता है, उसके बाद भी वो जो 3 जिला सेलेक्ट करते हैं उस 3 जिला में से कोई एक भी जिला आप लोग के यहाँ पर आवंटित जो है वो नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि इस तरीके से हम फॉर्म सबमिट करें तो बिल्कुल आप ऐसे गलत करें, और इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म भी जो है वो सबमिट मत करेगा। देखिए अभी भी आप लोग के पास कुछ यहाँ पर समय दिया गया है, लगभग 15 दिन या फिर 12-13 दिन का आपके पास समय है, तो आपके पास अंतिम रास्ता कोर्ट का है। और अभी देखेंगे तो बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग यहाँ पर एक साथ हैं, और आप लोग यहाँ पर जो नंबर है वो आप लोग का सीटेट में 90 नंबर से कम है, तो आप अभी यदि कोर्ट से कोई उस तरीके का अनुमति लेने के बाद फॉर्म सबमिट कर सकती हैं, तो आप लोग का किसी भी तरीके का दिक्कत भी नहीं होगा, और आगे जाकर भी आप लोग को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और अभी यहाँ पर आप लोग का जो संगठन है या फिर जो आपका एकता है, एक जगह बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट है आप लोग हैं। देखिए जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद जो इस तरीके का मैटर होता है तो उसमें आप लोग खंडित हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग आप लोग को जिला आवंटित कर दिया जाता है। आप लोग कोर्ट में न जाने के बजाय आप लोग पूरा कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग हमारा किसी भी तरीके से हो जाए, बस यहाँ पर हमारा कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग आपका डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा और आपको उस टाइम पर बोला जाएगा कि चलिए कोर्ट, तो आप यहाँ पर क्यों कोर्ट जाएंगे? आप बिल्कुल कोर्ट नहीं जाएंगे। फिर उसमें भी आप लोग का अलग अलग जिला आवंटित कर दिया जाता है। तो आपका जिला में यदि काउंसलिंग हो चुका आपका, तो आप बोलेंगे कि हमारा तो काउंसलिंग हो गया, तो फिर हम यहाँ पर कोर्ट क्यों जाए? तो फिर जिनका काउंसलिंग नहीं होता फिर वो अकेली हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लोग का काउंसलिंग होने के बाद आपका 10-12 दिन ट्रेनिंग चलने के बाद, आवासीय प्रशिक्षण के बाद आप लोग को बाहर कर दिया जाता है। तो फिर आप लोग यहाँ पर कोर्ट को लेकर आते हैं। तो फिर जिनका आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिनको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, फिर वो लोग यहाँ पर क्यों कोर्ट जाएंगे? फिर जिनका पदस्थापन पत्र मिलता है, तो बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट है उनका पदस्थापन पत्र रोक दिया जाता है, और फिर बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट का पदस्थापन पत्र दे दिया जाता है। तो उस टाइम पे जिनका पदस्थापन पत्र दे दिया गया उनसे आप बोलेंगे कि चलिए कोर्ट, तो वो लोग यहाँ पर कोर्ट क्यों जाएंगे? तो इसलिए आप देखेंगे तो बाद में जो आपका एकता है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल खंडित हो जाता है, और अभी जो आप लोग का एकता है वो आपका यहाँ पर एक साथ है। तो आप अभी यदि कोई निर्णय लेकर सही तरीके से मतलब निर्णय ले लेती हैं और आप लोग यहाँ पर उस कोर्ट से यदि एलिजिबल हो जाती हैं, जिसमें आपका स्पष्ट रूप से अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर मार्क्स को लेकर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर आपको भविष्य में भी जो है कभी भी कोई यहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पहले ही यदि आप कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, तब यदि आप इसी तरीके से फॉर्म सबमिट करेंगे, तो हमने आपको टीआरई फर्स्ट का स्टेप बता दिया। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका 15-20 दिन ड्यूटी करने के बाद आप लोग का जो पहला सैलरी आने वाला था, सैलरी आने से पहले एक दिन पहले ही शाम को आपके मोबाइल पर मैसेज आया था किस तरीके से जो आपका मार्क्स है वो आपका यहाँ पर कम है, इसलिए आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती से
बाहर किया जाता है। जो भी आपका टीआरई फर्स्ट का चयन प्रक्रिया है वो सभी चीज़ आप लोग के यहाँ पर रद्द जो है किया जाता है। तो ये आपका सीटेट में मार्क्स को लेकर आप लोग का अपडेट था। बाकी जो बिहार के मूल निवासी होंगे आप लोग के मार्क्स को लेकर भी हम बता दिए कि आप लोग का कितना मार्क्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट को लेकर आप निश्चिंत रहिएगा कि आपका क्वालिफाइड लिखा है या फिर नहीं लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं आप लोग का भी यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप जो सीटेट आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और या फिर आप यहाँ पर एससी एसटी या फिर दिव्यांगता कैटेगरी से आप लोग का जो सीटेट का मार्क्स है वो आप लोग का 82 नंबर पे आपका जो सीबीएसई है वो आपका पास कर देता है, क्योंकि ये जो आपके मार्क्स हैं वो आपके सेंट्रल लेवल पर डिसाइड किए जाते हैं। और वहीं आप लोग का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा रहता है। और आप लोग भी इस तरीके से फॉर्म सबमिट कर देते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट में तो क्वालिफाइड लिखा गया है तो हम यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका मार्क्स है वो लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि आपका मार्क्स 90 नंबर है या फिर नहीं, आपके सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड लिखा है या फिर नहीं लिखा है। वो लोग जो है इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे या फिर इसे वो नहीं देखेंगे। बस वो लोग आपका जो मार्क्स है, मार्क्स का जो है वो लोग देखते हैं कि आप लोग का यहाँ पर कितना नंबर जो है आपका आया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से करते हैं और देखिए इस तरीके से आप गलती करके अपना फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर एक और यहाँ पर गलती करें, क्योंकि जो आपका अटेम्प्ट है वो आपका अटेम्प्ट भी जो है यहाँ पर आपका समाप्त हो रहा है। यदि मान लीजिए आप लोग इस बार सीटेट का पेपर दिए होंगे और आपका बहुत अच्छा खासा मार्क्स है और आप यदि तैयारी करेंगे तो जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है जो कि 24 अगस्त 2024 को बीपीएससी टीआरई फोर्थ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें सभी वर्ग की आपकी वैकेंसी रहेगी। तो आप पूरा कोशिश करिए कि अभी आप यदि कोर्ट से अनुमति ले लेते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको लेकर बोले हैं, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जो आपका अगला सीटेट है, अरे अगला सीटेट नहीं बल्कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है तो उसकी आप यहाँ पर जो है वो तैयारी करिए। अभी इसमें आप यहाँ पर उलझेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो चयन है अंतिम रूप से आपका चयन नहीं किया जाएगा, उस टाइम पे आपका बाहर कर दिया जाएगा और हमेशा आपका जो नौकरी होगा उस पर आप लोग को संशय बना रहेगा। पता नहीं कब आपका नोटिस आ जाए, फिर कब आपके पास मैसेज आ जाए या फिर कब आपसे स्पष्टीकरण जो है आपका मांग लिया जाए और फिर उसके बाद जो है आपका चयन प्रक्रिया निरस्त करते हुए आप लोग को शिक्षक भर्ती से बाहर जो है कर दिया जाए। तो इसलिए बाद में किसी भी तरीके का दिक्कत न हो, यदि पहले ही समाधान कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जो आप लोग का अगली वैकेंसी है उसके लिए आप यहाँ पर तैयारी जो है कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन इसके संबंध में आता है, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।